दोस्तों, जब से उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन टॉर्च की शुरुआत हुई है, इसकी धमक बंगाल तक सुनाई दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चला रखा है। अब ऐसे कैसे घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कैसे इन्हें वापस भेजने की तैयारी है, इसे ही समझेंगे। हमारे साथ एक्स डीजीपी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर विक्रम सिंह मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद आपका। जय हिंद आदर्श जी, बड़ी कृपा की कि आपने अवसर दिया अपने उत्कृष्ट मंच पर विचार विमर्श हेतु। जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। और सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है, क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में ये एक अघोषित एनआरसी की तरह है? उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ इस एक्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इसका स्वागत करता हूं और ऑपरेशन टॉर्च बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह सर्वविदित है कि पूरे भारत में पूरी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर अनधिकृत रूप से नाजायज बांग्लादेशी नागरिक आकर के रह रहे हैं। और ये संख्या अगर करोड़ों में है, मान लीजिए अगर 3 करोड़ भी है, 4 करोड़ भी अगर है, तो ये 1 पैसा टैक्स न देना और हमारे पूरे संसाधनों पे, सरकारी सुविधाओं के ऊपर एक तरीके से कुंडली मार के बैठ जाना, उसका पूरा लाभ उठाना। और जो अपराध होता है, सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, तो बढ़ चढ़ करके ये दंगाई बन जाते हैं। इसलिए ये ऑपरेशन टॉर्च बहुत आवश्यक था। एनआरसी तो छोड़ दीजिए, ये प्रत्येक शासन और पुलिस विभाग का ये कर्तव्य है कि देखिए कि अनधिकृत रूप से कौन रह रहे हैं। और अभी तक की जो बातें आई हैं प्रकाश में, तो उसमें बनारस, लखनऊ, बदायूं और तमाम जनपदों में पुलिस दल बल के साथ जाकर के पहले और बहुत एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पहले लाउड स्पीकर से पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे अनाउंस करते हैं कि जो पुरुष वर्ग है पहले अपने आइडेंटिटी पेपर्स लेकर के आ जाएं, आधार कार्ड लेकर के आ जाएं। और उसके ऊपर ये देखा जाता है कि बड़ी संख्या में या तो बांग्लादेशी नागरिक या तो भूमिगत हो जाते हैं, या जाकर के सुलभ शौचालय में छुप जाते हैं, या जाकर के जो पूजा स्थल हैं उनके इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स है वहां जाके छुप जाते हैं। लेकिन पुलिस ने जाकर के इनको निकाल करके इनके जो पहचान पत्र चेक किए तो चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आए। सबसे पहले तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि 2 जनपद प्रमुखता से, एक आपका है बीरभूमि पश्चिम बंगाल और दूसरा है बारपेटा आसाम। भाई ये कैसे संभव है कि 2 जनपदों से ही अधिकांश नाजायज बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं? इससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये एक तरीके से जो इनकी एंट्री पॉइंट्स हैं और जहां पर ये एक मानव तस्करी का एक अड्डा बना है, इन 2 जनपदों पे इनकी सहूलियत के लिए नाजायज आपके आधार कार्ड, पहचान पत्र, स्थानीय बोलचाल की भाषा का अभ्यास, रहने के लिए तो कुछ दिन के लिए व्यवस्था, जिसको कहते हैं कि ट्रेनिंग बेस कैंप। तो ट्रेनिंग बेस कैंप आपने बीरभूमि में बना दिया और बारपेटा में बना दिया, और उसके बाद तरीके से अपने, और ये कहा नहीं गए, जो मोस्ट संवेदनशील स्थान है जम्मू में, श्रीनगर में और इस तरीके के एरियाज में, वहां पर तो पहुंचा ही दिया। अब उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या करोड़ों की है। आईएसआई का ये लंबा चौड़ा प्लान था, और आईएसआई का प्लान था कि प्रत्येक संवेदनशील जिलों में, जिनकी संख्या 18 थी, और इन 18 जिलों में उत्तर प्रदेश के इतने व्यक्ति आप जो है घुसा दीजिए कि जब कभी निर्वाचन हो तो निर्वाचन में ये 1 सीट उस जनपद की तो निकाल ही दें। और अगर 1 सीट निकाल देंगे, 75 जिलों में अगर 1-1 सीट भी निकाल दी इन्होंने, तो विधानसभा में अगर 75 मेंबर आ जाते हैं तो सरकार भले ही न बना पाए, लेकिन सरकार में हस्तक्षेप करने का इनको सामर्थ्य मिल जाएगा। तो आदर्श जी, इसमें ये भयावह स्थिति थी। और हमारे स्वार्थी तत्व जो राजनीति में हैं, वो ये कहते हैं ये हमारी अमानत है। अगर आपकी अमानत है तो आपने किस आधार पर इनको कहा ये आपकी अमानत है? सिर्फ इसलिए कि आपकी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति को ये पूरा कर रहे हैं, इसलिए ये आपकी अमानत है। सस्ता लेबर, हैंडीक्राफ्ट, आप कहीं भी निकल जाए एनसीआर में, हर चौराहे पे जहां रेड लाइट होती है, आप देखेंगे कोई फुलझड़ी लेकर के, कोई फादर क्रिसमस लेकर के, या कोई खिलौने लेके। एक तो कचड़े का जो बिजनेस है, ये कचड़े की बिजनेस पे इनका एकाधिकार है, जो केवल लखनऊ में ये बताया जाता है 10 करोड़ रुपए रोज का है कुछ मोहल्लों का। आप समझ सकते हैं कि हजारों करोड़ का व्यापार, इसके अलावा वोट बैंक, इसके अलावा चोरी चिकारी और सांप्रदायिक स्थितियों में एक आपका ये एक अपनी गुंडागर्दी और आपराधिक। तो जिन ऐसे स्वार्थी तत्वों ने लाके बसाया है, तो मैं ये जरूर कहूंगा ये पुलिस कार्रवाई और ये जो हॉस्टाइल लोग रह रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और एनआरसी के बारे में अगर जो आपने कहा, इनके पहचान पत्र देख करके जो इनके पहचान पत्र नहीं मिल रहे हैं,
मैं समझता हूं कि ये इसको भली भांति इस प्रक्रिया को हम डवटेल कर सकते हैं, एनआरसी के साथ हम डवटेल भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक रूपता रहनी चाहिए और मैं इसके स्वागत करता हूं और मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को। सर, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है, ये भी देखा जा रहा है कि कई जगह झुग्गियां की झुग्गियां ही खाली हो जा रही हैं, लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। तो पुलिस ऐसे लोगों की कैसे तफ्तीश कर पता लगाएगी? और ये लोग बंगाल को अपना सेफ अड्डा समझते हैं, जो लोग ट्रेन के जरिए से, बाकी व्हीकल के जरिए से बंगाल भाग जा रहे हैं, फिर उन्हें कैसे पता लगाया जाएगा सर? आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि मेरा इस पर थोड़ा सा अनुभव भी है। ये जब देखते हैं कि तलाशी और चेकिंग शुरू हो रही है तो अपने सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं। और आपने सही कहा, सेफ हाउस कहां है? पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये दो प्रांत जो हैं इनके सेफ हाउस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और सेफ हाउस है, लेकिन प्रमुख सेफ हाउसेज ये जो हैं, ट्रेन में पकड़ा या आपने वाहन किए और स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये भूमिगत हो गए। ये गए कहीं नहीं है, ये केवल भूमिगत हुए हैं और जब सख्ती कम हो जाएगी ये वापस आ जाएंगे। तो मेरा यूपी पुलिस को परामर्श होगा, जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं, इनके इलीगल झुग्गी झोपड़ी है, उनको करें डिमोलिश, वहां करें तबाह, वहां पुलिस थाने और चौकी खोलें, वीडियोग्राफी करवाएं और सीसीटीवी कैमरा लगाएं कि दोबारा वहां पुनर्वास होने की कोई कोशिश न करें। दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ राजनीतिक व्यक्ति और विशेषकर जो पार्षद होते हैं, कॉरपोरेटर होते हैं, वो न सिर्फ इनको बसाते हैं नाजायज भूमि पर, अतिक्रमण करवाते हैं, उनसे किराया वसूलते हैं, सब मीटर लगा करके चोरी की बिजली देते हैं और चोरी की बिजली का भी भुगतान लेते हैं। बिल्कुल वाटर टैक्स भी लेते हैं, किराया भी लेते हैं और बिजली का खर्चा भी लेते हैं, और सब अपने बट्टे खाते में अपनी जेब में भर रखते हैं। कोई भी ऐसा भ्रष्ट पार्षद जिसने इनको बसाया है, आप देखेंगे कि 50 लाख से कम की गाड़ी पे नहीं चढ़ रहा है। तो जिस तरीके से सर ये कार्रवाई हो रही है, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अभी तो पता लगाया जा रहा है, लेकिन एक परेशानी ये भी है कि कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट इनके पास उपलब्ध भी है सर। अभी मैं पढ़ रहा था कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट इनके पास अवेलेबल है, खास तौर पर आधार कार्ड की बात है। तो इन सब डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किस तरीके से, और फिर उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का इसके बाद का क्या ऑपरेशन होगा, किस तरीके की कार्रवाइयां हो सकती है सर? अभी तो इन्हें डिटेक्ट किया जा रहा है, और फिर आगे क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। ये आपने एक बार कर लिया, आपको ये संदिग्ध नहीं मालूम पड़ता है कि 5000 आधार कार्ड बंगाली नेशनल्स के बारपेटा में बन रहे हैं आसाम में, या 5000 बन रहे हैं आपके बीरभूमि में। तो ये चीज देखने वाली बात है कि इसका सत्यापन कराएं, सारे आधार कार्ड की फोटोकॉपी करा के विशेष वाहक भेज करके उनका सत्यापन कराएं, और जो आपके एविडेंस दिया है कि ये हमारा पता है, वल्दियत सुकून, यानी माता पिता का नाम या जो भी डिटेल दिए हैं उनका सत्यापन कराएं। आप जान करके स्तब्ध रहेंगे कि अधिकांश जानकारी फर्जी होंगी, और जब जानकारी फर्जी होगी तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले इनको डीफ्रेंचाइज कराइए, इनके मताधिकार का जो अधिकार है वो इनसे वापस ले, और अगर वोटिंग राइट्स है वो उसको समाप्त करें। वोटिंग राइट जब समाप्त करें, आप देखें कि ये नाजायज बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिक हैं, तो इनके डिपोर्टेशन का इंतजाम करें, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने डिटेंशन सेंटर्स भी बनवाए हैं। डिटेंशन सेंटर बनवा करके ला के उनको रखें और इनके डिपोर्टेशन का इंतजाम करें, जो कि भारत सरकार के साथ, विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के ये किया जा सकता है, पहले भी किया गया है और फिर किया जाना चाहिए। क्या सर जो अमेरिका ने किया है, जो उनके यहाँ अवैध रूप से बसे थे, उन्हें निकालने के लिए बाकायदा फ्लाइट के जरिए से भेजा गया और बाकी चीजें की गई, क्या कुछ ये कहें कुछ महीनों में या फिर एक आध साल में हिंदुस्तान में भी ऐसी ही खबरें हमें सुनाई देने को मिलेगी? अमेरिका में जो आप बात कर रहे हैं, दो तरह के, एक इलीगल माइग्रेंट्स है, उनको तो घुसने ही नहीं देते हैं, लेकिन जो माइग्रेट करके फर्जी कागज पे आ गए हैं, तो अमेरिका की स्थिति थोड़ी अलग है। और उन्होंने वहां से, मान लीजिए मैक्सिको से सर्वाधिक है, मैक्सिको से सर्वाधिक है, तो वहां भेजने में उनकी सरकार के संबंध बड़े अच्छे हैं, वो वापस कर सकते हैं। हमारे संबंध उस स्तर के शायद बांग्लादेश से नहीं है, तो पहले तो आपको तय करना होगा कि बांग्लादेश उनको स्वीकार करता है, और जब स्वीकार करता है तो फिर ये मैटर ऑफ डिटेल है कि आप उनको पैदल रास्ते से, बस के द्वारा या हवाई जहाज से भेजे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। पूरा ऑस्ट्रेलिया भारतवर्ष पाल रहा है, हमारे संसाधन ऐसे नहीं कि पूरा ऑस्ट्रेलिया जो एक पैसा न टैक्स देता है न कोई योगदान है उसका भारत के विकास में, इसलिए ये आवश्यक है इनको यहां से निकाल बाहर किया जाए। सर, निकालने की कार्रवाई होती है तो कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के जरिए से, इसे इलेक्शन के लिए किया गया है। बंगाल का इलेक्शन है, असम में इलेक्शन है, फिर उत्तर प्रदेश में भी है, वोट काटे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे वोटर्स काटे जा रहे हैं। ऐसा क्या इसे राजनीतिक चश्मे से देखना जरूरी है? राजनीतिक चश्मे से जो भी देख रहा है उसको मैं कहता हूं उसको रतौंधी हो चुकी है, नाइट ब्लाइंडनेस, और मैं कह रहा हूं इलेक्शन ब्लाइंडनेस।
क्या इलेक्शन जब आए तो देश हित की बात हम न करें? आपकी अगर सर्जरी होनी है अपेंडिसाइटिस की, तो इलेक्शन हो रहा है तो आपकी सर्जरी नहीं होगी इलेक्शन तक। ये इस तरह की कोरी बकवास और यही स्वार्थी तत्व कहते हैं ये हमारी अमानत है। आप समझ सकते हैं कि आपकी अमानत आप इनको क्यों कह रहे हैं? ये जो नाजायज औलादे बांग्लादेश की और म्यांमार की हैं, ये आपकी अमानत कैसे हो गई? ये इसलिए हो गई कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति को छत चढ़ के ये बुलवाती है। ये आपकी कैप्टिव वोट बैंक्स है। इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति आपके आर्थिक साम्राज्य को बढ़ावा देना और आपकी राजनीति को प्रशस्त करने के लिए ये एक उपकरण है, ये टूल्स है। इसीलिए आप बेकरार हो जाते हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे निकाले जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हमारे कानून में ऐसा कोई प्राविधान है कि जब इलेक्शन होगा तो हम इस तरीके की गतिविधियों को रोक देंगे? वस्तुतः यह है कि इलेक्शन को कुप्रभावित करने की ही उद्देश्य से ये शरारती, आपराधिक, असामाजिक, राष्ट्र विरोधी तत्व आते हैं। इसलिए इलेक्शन के पहले घर की सफाई, जैसे दिवाली के पहले जब पर्व की सफाई होती है घर की, उसी तरीके से हमारे घर की सफाई ये जरूरी है कि जो कीड़े मकोड़े अवांछनीय तत्व हैं उनको निकाल के बाहर करें। सर, क्योंकि असम के अंदर डिटेंशन सेंटर बने थे, वहां पर बड़े पैमाने पर इन रोहिंग्याओं को रखा भी गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की कार्रवाई पूरे देश में अचानक से चर्चा का विषय बन गई है। मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा मुख्यमंत्री कभी पहले या फिर बाद में भी कभी ऐसा हो सकता है कि जो इस तरीके कदम उठा सके? पूरे देश में ऐसा कदम उठाने की हिम्मत योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी और में सब नजर नहीं आती आज की डेट में। नहीं, वक्त बदल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी क्या है उसको पूरा देश उसको सलाम करता है और आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है उसको अनुसरण करने के लिए पूरा देश में अगर मैं कह रहा हूं तो जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं वो कर रही हैं। कुछ आलोचनाएं भी हो रही जैसा कि आपने कहा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हेमंत बिश्व शर्मा जी आसाम में, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके पहले जो योगी जी ने कार्य किया है इसके पहले ये साहस किसी ने किया नहीं। और आज योगी जी ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है जिसका अनुसरण सभी को करना चाहिए। और मैं कम से कम ये चाहूंगा, कम से कम कश्मीर में हो जाए, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, उड़ीसा, अगर यहां ही हम कर लेंगे, आप मान लीजिए कि आपने समस्या का 60% आपने निराकरण कर लिया। फिर बाकी राज्यों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो हम या फिर पीआईएल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट से कि यहां पर इस प्रक्रिया को हम अनुपालन करवाएं। सर, आपको क्या लगता है लगभग कितने रोहिंग्या अवैध रूप से हिंदुस्तान के अंदर बसे होंगे जो इस तरीके से इलीगल तरीके से है? देखिए, ऑफिशियल फिगर तो ये बताई जाती है आदर्श जी 40,000, लेकिन ये 40,000 में कम से कम आप एक जीरो तो आप लगा ही दीजिए, ये कम से कम होंगे 20-25 लाख से कम नहीं होंगे। हर जिले में भारत के नॉर्थ इंडिया के रोहिंग्या दिखाई पड़ रहे हैं, दक्षिण भारत में बेंगलोर में दिखाई पड़ रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि साहब हमारे 40,000 हैं। भाई, कश्मीर से लेके बेंगलुरु तो अगर है तो 40,000 ही कहां से होंगे? जहां कहीं दंगे होते हैं वहां पर ये कीड़े मकोड़ों की तरफ बाहर आते हैं। और हमारे यहाँ एक वर्ग है जो कहता है कि भारत एक विशाल और विराट देश है और इसको चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर कहते हैं कि इनके मानवाधिकार हैं। सवाल ये उठता है कि हमारे आके भी मानवाधिकार है कि हमारे आपके मानवाधिकार पे कुंडली मार के सांप की तरह ये बुद्धिजीवी बैठ जाएं और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि इनको आने दें? सुप्रीम कोर्ट क्या हम भारत को धर्मशाला बना दें? क्या इनके लिए हम लाल कालीन बिछा दें? भारत कोई अंतरराष्ट्रीय धर्मशाला है कि जिसको कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं तो आपकी हमारी छाती पे आके कुंडली मार के बैठ जाए? ये होने वाला नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। और जो फिगर्स हैं वो हमें लगता है ट्रम्प है, क्योंकि समाज में रहता हूं, लोग कहते हैं कि साहब आपको भी अपनी आवाज उठानी चाहिए कि भारत विराट देश है और उसकी परंपरा रही है कि उसको इस तरीके के जो पीड़ित लोग हैं उनको असाइलम देना चाहिए, शरण देनी चाहिए। इनका वो जमाने लग गए, काफी शरण दे चुके, क्योंकि जिसके आगे आपने शरण दी उसने हमें डसा, इसलिए अब नहीं हो पाएगा। कुछ लोग तो सर इनके प्रति हमदर्दी भी जताने लगते हैं कि भाई ये लोग जाएंगे कहां, इन्हें भी तो जरूरत है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये घुसपैठी हिंदुस्तान की सरजमी के लिए कितने खतरनाक है सर? ये बहुत खतरनाक है। वही उन्होंने तथा कथित बुद्धिजीवी जो सुप्रीम कोर्ट जाके चले जाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ये कहा कि हम इनके लाल कालीन बिछा दें, रेड कारपेट, तो चिट्ठी लिख दी। ये तो संतोष का विषय है कि उससे दूनी शक्ति में और लोगों ने चिट्ठी उनके विपरीत लिख दी। लेकिन पूरा देश एक तरफ खड़ा है, इस तरीके का नॉनसेंस, इस तरीके का अनर्गल प्रलाप वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये जहां से आए हैं वहीं जाएं, और कहां जाएंगे? हमने पैदा किया है रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक, जिसने पैदा किया वो अपने पास ले जाए।
नहीं कर सकता तो इनके वोटिंग राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स खत्म कर दीजिए और इनको लेबर का काम दे दीजिए। आपको देंगे जो इनको लाए हैं और इनके पक्ष में बोल रहे वही 4 जूते मार के कर देंगे बाहर इनको। लेकिन अभी तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, कमाऊ पूत हैं, हर तरीके के व्यापार में संलिप्त हैं, अपराध में संलिप्त हैं, इसलिए मामला जो है लाभ का है। जिस दिन लाभ का अंश आप खत्म कर देंगे उसी दिन इनका प्रस्थान सुनिश्चित टिकट कट जाएगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में सर इसका कितना इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री तो एसआईआर का फॉर्म ही नहीं भर रही हैं। उनके भरने न भरने से क्या होता है, जो राष्ट्रीय केंद्र सरकार के जो व्यवस्था है वो नहीं करेंगे तो बर्खास्त हो जाएंगे। आप समझ लीजिए, केंद्र सरकार के जो मानक हैं अगर नहीं करेंगे तो बर्खास्त हो जाएंगे। और अगर बर्खास्त होने का कारणों के साथ सवाल ये उठता है वो बहुत चीजें ऐसी कह देती जिनका उन्हें अधिकार ही नहीं है, और यही अधिकार सर का भी है। अगर इलेक्शन कमीशन ने, जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप नहीं मानेंगे तो बर्खास्त हो जाएंगे। और सर उत्तर प्रदेश के अंदर मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आप पूर्व डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश में, आप सरकार का कितना रोल होता है, एक सत्ता का संरक्षण किस तरीके से होता है, इन अवैध घुसपैठियों को हिंदुस्तान लाकर बसाना, फर्जी कागजात इनके बनवाना, इनके जरिए से अपने वोटर्स को अपने वोट बैंक को खींचना और फिर इन्हें फैसिलिटीज भी देना। बिना सरकार की मूक सहमति की यह संभव ही नहीं है। आप नैनीताल जाते होंगे, आप जहां से चलिए, बरेली में बहेड़ी कस्बे से जब आप चले किच्छा, उसके बाद आप जाइए पंतनगर, लाल कुआं, हल्द्वानी, काठ गोदाम, आप देखेंगे पटरी के दोनों तरफ लाखों बांग्लादेशी ला करके निहित स्वार्थों ने, पॉलिटिशियन ला के बसा दिया। वहां ब्लॉक के ऑफिस खोल दिए, प्राइमरी स्कूल खोल दिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर दे दी, पानी की टंकी दे दी, बिजली दे दी। इससे ज्यादा अपराध को देवभूमि के साथ और मातृभूमि के साथ कौन कर सकता है? बिना सरकार की संलिप्तता के और मूक सहमति के ये संभव ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे थर्ड क्लास राजनेताओं को। इनको भी जेल भेजना चाहिए जिन्होंने ला करके बसाया देवभूमि और हमारे लखनऊ को, काशी को, बदायूं को और तमाम जगहों को सत्यानाश करने की कोशिश की। सर, जिस तरीके से इन के खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है, एक एक्स डीजीपी होने के नाते आप आईपीएस ऑफिसर रहे, आप जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है कि झुग्गियों में जाना, रात के अंधेरे में जाना, वहां एक एक व्यक्ति को डिटेक्ट करना, फिर ना मिले, फिर उसके बाद की प्रक्रिया। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यूपी पुलिस बहुत कार्यकुशल, व्यवसायिक, दक्ष पुलिस बल है, अनुशासित है। वो इसको बखूबी, बड़े आसानी से और अपने अन्य कामों के साथ साथ बिना उन्हें को प्रभावित किए बड़ी खूबसूरती के साथ इसको अंजाम दे सकती है और दे रही है। सर, दंगों में भी और इलीगल तरीके से जो हरकतें होती हैं, माफियाओं को बनाने में भी, क्योंकि माफिया ऐसे लोगों के ही दम पर उछलते हैं, उन्हें इलीगल चीजें जो अवेलेबल होती है। हमने बहुत बार देखा है कि झुग्गी झोपड़ियों से नशे का कारोबार बहुत ज्यादा फल फूल रहा होता है। तो क्या अब आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रहार है ऐसे लोगों पर, ऐसे घुसपैठियों पर, जो उत्तर प्रदेश में अब हो रहा है? माफियाओं का नहीं, भ्रष्ट राजतंत्र का और राजनीतिज्ञों का ये एक कमाने का एक इकोनॉमिक मॉडल भी है। आपने तो सिर्फ ड्रग्स का कहा, मैं मानव तस्करी कह रहा हूं, वेश्यावृत्ति कह रहा हूं, नकली शराब कह रहा हूं, और इस तरीके के अन्य जो कुचक्र हैं कि अन्य लोगों को ला करके बसाना, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। फिर चौराहे चौराहे जाकर के खिलौने बेचना, जो आपका जो गार्बेज वेस्ट होता है उसकी रिसाइकलिंग, उसमें इनका हाथ, मैंने कहा 10 करोड़ रुपए रोज का एक जनपद का ये हिसाब है। इसके अलावा क्राइम, और जब दंगे होते हैं तो ये इनकी एक फोर्स होती है, इस फोर्स के माध्यम से ये दंगा करते हैं, दंगों के ऊपर आक्रमण करवाते हैं, आगजनी करवाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश, जुड़े हुए थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऑपरेशन टॉर्च पर जो आपने जानकारी दी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई चल रही है, और इस कार्रवाई के जरिए से ही अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि घुसपैठिया भागते फिर रहे हैं, ट्रेनें भर भर के बंगाल जा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई अब एक नजीर बनेगी और पूरे देश के अंदर इसी तरीके की कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर, हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह जुड़े हुए थे। उन्हें आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कार्रवाई हो रही है वो योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई और नहीं कर सकता था, और योगी ने जो कार्रवाई की है ये सिर्फ और सिर्फ अवैध घुसपैठियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि भ्रष्ट राजतंत्र के खिलाफ,
पॉलिटिक्स के खिलाफ भी है। खैर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? और साथ ही जो आपने चर्चा सुनी है, इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च जो चल रहा है, क्या अब बारी आ गई है कि उन घुसपैठियों को निकाल कर फेंक देना चाहिए, बाहर इनके मुल्क वापस भेज देना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।